जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल टीओडे वाला पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 2 साइंस का क्लास 10th। और ये इम्पोर्टेंट है चैप्टर सारे एग्जाम के लिए भी, यानी इसमें हम बारीक चीज़ें भी बात करेंगे और थोड़ा सा लेवल जो 10th का है वो भी करेंगे और उससे भी ऊंचे लेवल की बात करेंगे, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वहाँ की भी बात करने वाले हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए फायदा करेंगे। जिसमें से हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, चैप्टर का नाम ही है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल क्षारक एवं लवण, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अम्ल की। अब अम्ल क्या होता है, एसिड क्या होता है। देखो, वे पदार्थ जो जली हुई, अभी आ रहे नहीं है इसकी डिफिनेशन, क्योंकि डिफिनेशन पुरानी एक थी और एक नई डिफिनेशन है, जिसमें हमने प्राचीन अवधारणा और एक जो आज की डिफिनेशन है उसको आधुनिक अवधारणा के नाम से जानते हैं। प्राचीन समय में अम्लों को पहचानने के लिए लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो खाली चख के, यानी उसको चखते थे, भैया वो खट्टा है तो कहते थे ये अम्ल है। और ऐसे में नींबू है और इमली है, ऐसे कुछ अम्ल, सिट्रिक एसिड, सिरका वगैरह का पहचान कर लेते थे। लेकिन बहुत सारे H2SO4 है, HCl है, CnO3 है, इन एसिड्स के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी उनको। आधुनिक अवधारणा जब आई, यानी जो हमारे आर्हेनियस नाम के एक साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक है, उन्होंने एक परिभाषा दी। उसमें उन्होंने कहा कि देखो, एसिड ऐसे जितने भी एसिड होंगे वो ऐसे मैटर में होंगे, यानी उनका सॉल्यूशन, यानी जो उनका वाटर सॉल्यूशन होगा, कहने का मतलब जल का जो जलीय विलयन होगा, यानी ये जो है इन वाटर सोल्यूशन गिवन टू H+ आयन, क्या देते हैं वो H+ आयन देते हैं। कहने का मतलब अगर वो जलीय विलयन में अम्ल को डाला जाएगा तो डालने पे वो उसमें से H अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, और जो H+ होगा वो जैसे ही अलग होगा। अब H और Cl दोनों जब आपस में मिले होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, किसी पे कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जब अलग होंगे ना, क्योंकि H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में होते हैं। अब क्या करता है, Cl 1 इलेक्ट्रॉन H से ले लेता है तो वो बन जाता है ग्राही। ऐसे केस में Cl के ऊपर माइनस चार्ज, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पे निगेटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा उस पे धनात्मक चार्ज होता है। तो H क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को Cl को दे देता है। Cl जैसे इलेक्ट्रॉन को ले लिया उस पे नेगेटिव चार्ज हो गया, तो Cl बन गया माइनस का, H बन गया प्लस का। ठीक है, तो जो जलीय विलयन में, अब सीधा से परिभाषा क्या हो गई, अम्ल वे पदार्थ हम कहते हैं, या कह सकते हैं वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। ठीक, परिभाषा आपके सामने लिखी हुई। दूसरी चीज इसमें हमने कुछ एग्जांपल ले, जैसे HCl होता है ये अम्ल है, H2SO4 होता है ये अम्ल है, जैसे HNO3 होता है ये अम्ल है, CH3COOH होता है ये अम्ल है। बहुत सारे ऐसे अम्ल, HCN भी आता है, बहुत सारे अम्ल आते हैं। अब यहाँ पे हमने HCl को थोड़ा सा अपक्रिया के रूप में दिखाया। जैसे ही इसको जल में डालते हैं तो जल में डालने पे H+ अलग हो जाता है, Cl- अलग हो जाता है, दो चीजें अलग हो गई। और उसके बाद देखो, जैसे H+ अलग होगा तो क्योंकि जल पहले से उसमें मौजूद था, अब H ये जाएगा कहाँ, उसी जल में मिल जाएगा। जब जल में मिल जाएगा तो H और H2O मिलके H3O बनाते हैं, और H3O को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ये बन गया HCl। को ऐसे भी लिख सकते हैं कि HCl, देखो ऐसे लिख सकते हैं भैया, HCl जो है, HCl जब H2O के साथ रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद H3O प्लस प्लस Cl- बनाता है, और इस H3O प्लस को हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। उसके बाद अब हम लोग कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, यानी अम्लों के कुछ भौतिक गुण की बात कर लेते हैं। यानी नॉर्मली एक तो केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि लैब में यानी प्रयोगशाला में कुछ केमिकल को उठाया जाता है, एसिड के साथ उसकी रिएक्शन करवाई जाती है, रिएक्शन के बाद कोई कंपाउंड बन जाता है, तो ऐसे केस में वो केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण की बात करने वाले। अब भौतिक गुण में सबसे पहले देखो, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सभी लोग जानते हो, ये एक बेसिक, यानी हमने कहा ना पुराने जमाने में लोगों को ऐसे पता चलता था कि भैया अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, यही अम्ल है। दूसरी चीज, अगर अम्ल में की बात करें तो ये जल में घुलने पे H+ आयन देते हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में भी गिना जाता है। दूसरी चीज, अगर अम्ल में कोई धातु का टुकड़ा डालें या कोई धातु की छीलन डालें या किसी धातु की छीलन में एसिड को डालें, ऐसे केस में क्या हो जाता है, वहां से एक गैस निकलती है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की पहचान करने के लिए, अगर वो ऊपर से हमने जैसे डाला और मोमबत्ती को, जलती हुई मोमबत्ती को उसी के ऊपर रख लें, तो वहां से थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट की आवाज आएगी, यानी जो हाइड्रोजन गैस होती है ना वो चिड़चिड़ाती है, बुदबुदाती है, ऐसा कह सकते हैं। आगे बात करें अम्ल नीले लिटमस को, नीला लिटमस पेपर, एक लिटमस पेपर लाइकेन के पौधे से बनाया जाता है। तो लिटमस पेपर को अम्ल क्या करते हैं, नीला अगर होगा तो उसको लाल करेंगे, प्लस जो मेथिल ऑरेंज होता है, मेथिल ऑरेंज को अगर उसमें डालें एसिड में तो वो भी लाल कलर में हो जाता है। तो मेथिल ऑरेंज और नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है अम्ल की उपस्थिति में। ये भी आपके सामने फिजिकल प्रॉपर्टी लिखी है। पांचवें नंबर की अगर बात करें, अम्ल क्षार से क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं। जितने भी एसिड होते हैं अगर उनको किसी बेसिक वाले नेचर पे मिला दिया जाएगा तो वो अपना प्रभाव खत्म कर देंगे और वो उदासीन हो जाएंगे, यानी न्यूट्रल हो जाएंगे। अब ऐसे केस में एक बेहद और अच्छा उदाहरण है आपके पेट में। आपके पेट में HCl एसिड होता है जो अमाशय है, इसमें कौन सा एसिड, HCl पाया जाता है अमाशय में।
HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो हमारे भोजन को गलाने में मदद करता है। भोजन के कुछ सॉलिड यानी ठोस कण होते हैं जो आसानी से नहीं घुल पाते, ऐसे केस में हमारा आमाशय उसको गला, आमाशय में जो HCl होता है वो गला देते हैं। अब आमाशय जब ऐसे जैसे कुछ जो नॉन वेजिटेरियन वाले लोग होते हैं जो नॉन वेज वगैरह खाते हैं, ऐसे केस में जैसे हड्डी या कोई जो जानवर है जो मांसाहारी है और वो जब चीजें खाता है तो उसके पेट में हड्डी गई, तो हड्डी को गलाने के लिए कोई एक बेहद सॉलिड सॉल्यूशन होना चाहिए ना। ऐसे केस में ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है HCl। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है। अभी हम आगे बात करेंगे कि एसिड हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक कौन सा एसिड होता है, एक होता है हमारा वीक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ये कि भैया आपके अम्लों के इतने सारे फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, यानी जो HCl है पेट के अंदर पाया जाता है, उस पेट में चारों तरफ एक परत होती है और उस परत को उस परत जो परत बनी होती है वो परत बनी होती है आपकी क्षार की, यानी वो परत किसी बेसिक नेचर वाले पदार्थ की बनी होती। जैसे ही अम्ल उस परत से टकराता है वो न्यूट्रल हो जाता है, यानी उदासीन हो जाता है, इसलिए हमारे पेट में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, यानी HCl पेट में है तो पेट को क्यों नहीं काट रहा है, पेट को क्यों नहीं गला रहा है, यही कारण है क्योंकि चारों तरफ जो परत है वो काहे की बनी है, क्षार की। ठीक है, ये बात मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे हम लोग ये बात करेंगे कि जो अम्ल होते हैं वो होते कितने प्रकार के हैं। अम्ल भैया दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल के पास देखो डेफिनेशन को भी हम लिख दे रहे हैं, लेकिन पहले उसके हम आपको बता दे रहे हैं। जो प्रबल अम्ल होता है वो क्या होता है, जल में जैसे ही घुला जाएगा तो वहां से जो पूरी तरीके से वो आयनित हो जाता है, पूरी तरीके से उसमें घुलेगा और आयनित होने के बाद H3O या कह सकते हो H प्लस आयन अधिक मात्रा में देता है। यानी घुलने में या पूरी तरीके से आयनित होने के बाद, पूर्णतया आयनित होने के बाद S प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन अत्यधिक मात्रा में हमें देता है, उसे हम कहते हैं प्रबल एसिड। अगर बात करें दुर्बल की तो वो क्या होता है, पूर्णतः आयनित नहीं होता है और वो क्या देता है भैया H प्लस आयन या H3O प्लस कम देता है। अब कैसे हम पहचानेंगे, तो ये तो रिएक्शन से या फिर कुछ चीजें हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रहे हैं जो आपको याद रहेंगी। जैसे हमारे सामने क्या है, एक H2SO4 एसिड होता है, कुछ एसिड के नाम बताएंगे जो इन्हीं में से आपका 10th में काम आएगा और आगे भी काम आ सकता है। H2SO4, HCl, HNO3 ये एसिड ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड में गिने जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम एस्टिक एसिड की बात करें, टार्ट्रिक एसिड की बात करें, ऑक्जेलिक एसिड की बात करें और जैसे हाइड्रोजन साइनाइड HCN ये भी एक एसिड होता है, इसकी बात करें, ये सारे के सारे वीक एसिड में गिने जाते हैं, इनको दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो इनकी डिफिनेशन आपके सामने ये रही, इसको जल्दी। ठीक, अब ये रही आपके सामने डेफिनेशन। अब अगर प्रबल अम्ल की बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो जितनी बात हमने आपको बताई है वो आसानी से आपके सामने लिखी हुई। वे अम्ल जो जलीय अम्ल में पूर्णतः आयनित होकर के H प्लस या H3O प्लस आयन यानी या तो हाइड्रोजन कह लो या फिर उसको हाइड्रोनियम आयन कह लो, वो भी मैंने बताया क्यों कह सकते हो, अधिक मात्रा में देते हैं, उसकी वैल्यू अधिक होगी। ठीक है, और प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अब कुछ सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। दुर्बल अम्ल वीक एसिड की बात करें जो पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं और H3 या H3O प्लस या फिर H प्लस आयन कम मात्रा में देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसके अंतर्गत एसिटिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, हाइड्रोजन साइनाइड HCN के नाम से जानते हैं, ये इतने अम्ल आपके इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये अम्ल समझ गए, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल समझ गए। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो अम्ल होते हैं ना, इनका कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा क्या होता है, प्रयोग होता है, मतलब उपयोग कहाँ पे होता है वो देख लेते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं अम्लों के भौतिक रासायनिक गुण, ये देखते हैं पहले भैया। ठीक, अब ये रहे इसके उपयोग। सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में कर लेते हैं, दवाइयां बनाने में कर लेते हैं और औषधियां वही दवाइयां बनाने में कर लेते हैं। संचायक बैटरी जितनी भी हमारी ये जो लेड बैटरी होती है, देखो बैटरी हमारी शीशा संचायक से, जो ये सोलर वाली बैटरी होती है ना जो घरों में यूज करते हैं, इसके अंदर जो भरा होता है ना वो H2SO4 ही होता है, सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है। ठीक है, और जो भी इसका जो होता है, ठीक है, और विस्फोटक पदार्थ, बहुत सारे विस्फोटक थोड़ा सा पदार्थ बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आ जाते हैं दूसरा वाला है नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। अगर इसके नाम की बात करें, सूत्र की बात करें, देखो सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र H2SO4 होता है, इस चीज को भी याद रखना है। नाइट्रिक एसिड का सूत्र HNO3 होता है, इस चीज को। हाइड्रोक्लोरिक का सूत्र HCl होता है। एसिटिक एसिड का सूत्र CH3COOH होता है। फार्मिक एसिड का सूत्र HCOOH होता है। ठीक है,
अब बात ये आ जाती है कि अब इसमें जैसे हमने नाइट्रिक एसिड की बात की, नाइट्रिक एसिड का देखो उर्वरक का निर्माण, जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं जो हम किसान लोग यूज करते हैं, खेत में डालते हैं, उसमें HNO3 का प्रयोग किया जाता है उनको बनाने के लिए, ठीक है। HNO3 का निर्माण करते हैं उर्वरक बनाने में। अम्लराज, एक्वारेजिया एक अम्लराज है जिसमें 3 HNO3 और 1 भाग HCl मिला करके, HCl और HNO3 दो चीजों को मिला करके बनाया जाता है अम्लराज। और अम्लराज क्या करता है, जो बहुत सारे आभूषण होते हैं उनकी सफाई करने में वो काम होता है। देखो नॉर्मली चांदी जो होती है या सोना जो होता है वो आपका इन एसिड से रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन जब अम्लराज बन जाता है तो वो उससे उसकी गंदगी को साफ किया जा सकता है। तो ये नाइट्रिक अम्ल अम्लराज बनाने में कि एक्वारेजिया जिसको कहते हैं, और विस्फोटक पदार्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं। ऊपर वाले का तो कर ही लेते हैं H2SO4 का, और इसका भी करते हैं। तीसरे नंबर में आ जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl। तो इसका भी पहला उपयोग यही है कि ये देखो यानी अम्लराज बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। पहला तो उपयोग ये हो गया। दूसरा, जो रंग एवं औषधियां, रंग बनाए जाते हैं और बहुत सारी दवाइयों में भी इसका निर्माण होता है। तीसरा तीसरा हो, लिखा नहीं लिख लेना। तीसरा जो है ये पेट में जो आमाशय होता है, पेट में आमाशय के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। आमाशय में पाचन में सहायक होता है। एस्टिक एसिड की बात करें, सिरका का निर्माण जो होता है, सिरका का निर्माण होता है। और बहुत सारे जितने भी खट्टे पदार्थ लगभग हमको खाने को मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं, उनमें एसिटिक एसिड जरूर डाला जाता है, ठीक है, याद रखना। फार्मिक एसिड की बात करें तो फलों को संरक्षित रखने में, यानी फलों को काफी दिन तक रोके रखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। फल काफी दिन तक खराब न हो, संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, ऐसे केस में इसका, और जीवाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में, जीवाणुओं को भगाने के लिए, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए भी इस एसिड का प्रयोग करते हैं। कौन सा? फार्मिक एसिड, ठीक। सूत्र सबके सामने लिखे हुए हैं और आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक। इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं। ये हो गया आपका अम्ल से जुड़ा हुआ, उसके उपयोग क्या होते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं जो अम्ल है ना उसके रासायनिक गुण क्या है, तो जल्दी से इसको नोट करो फटाफट। अब इसमें रासायनिक गुण, जो अम्लों के जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड है, उसमें सबसे पहला हमारा जो होगा प्रॉपर्टी वो है अम्लों की धातुओं से क्रिया, ठीक है, रिएक्शन विद मेटल। अब इसमें एसिड जब रिएक्शन करेगा मेटल से तो क्या करेगा उसको देखो जितने भी अम्ल होते हैं याद रखना सक्रिय धातुओं से क्रिया करेंगे और अक्रिय धातुओं से नहीं करेंगे। अक्रिय धातुएं सोना चांदी प्लेटिनम ये सब अक्रिय धातुएं होती हैं। तो याद रखना सक्रिय धातुओं से क्रिया करके, सक्रिय धातुओं से, सक्रिय धातुओं से क्रिया करके, क्रिया करके जितने भी अम्ल हैं वो क्या करते हैं, अम्ल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, ठीक, हाइड्रोजन गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। सक्रिय धातुओं से क्रिया करेंगे तो अम्ल जितने भी होते हैं वो हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले कि हमारे पास मान के चलो H2SO4 एक एसिड है, H2SO4, और वो जिंक धातु से क्रिया कर रहा। ये रिएक्शन भी ऐसे भी आ सकती है, क्या होता है जब जिंक के टुकड़े को या जिंक की छीलन को H2SO4 में डालते हैं। तो बड़ा सिंपल, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका ये समीकरण है। आपको क्या होता है, हमें कैसे प्राप्त करें, बहुत सारी चीजों में ऐसे पूछ लेता है। आपको ये रिएक्शन फिल करने के लिए भी आ सकती है। तो H2SO4 प्लस Zn में आते हैं तो ZnSO4 बन जाता है और प्लस H2 अलग हो जाता है। ये जो चीज बनती है इसको कहते हैं भैया लवण, इसको कहते हैं लवण यानी सॉल्ट। और आगे अभी बात करेंगे कि लवण किसे कहा जाता है। H2SO4 को जैसे ही H2SO4 को जैसे ही धातु के जिंक के टुकड़े में या कोई भी जिंक की छीलन में डाला गया, डालने के बाद क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, H2 निकलती है, ठीक है, H2 निकलती है, आपको याद रखना है H2 निकलती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें दूसरा एक ले लेते हैं भैया, जैसे हमने ले लिया Fe धातु है, HCl, HCl हमारा क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये रिएक्शन करता है तो FeCl2 बनाता है, प्लस का H2 बाहर करता है। इस FeCl2 का जो नाम है वो क्या हो जाता है, इसको हम कहते हैं फेरस क्लोराइड। लेकिन ये जो निकली वो क्या है भैया, हाइड्रोजन गैस। तो इतनी बात तो मेरी समझ में आ गई कि अगर अगर कोई अम्ल, ऐसे लिख सकते शॉर्ट में, अगर कोई अम्ल धातु से क्रिया करेगा, धातु से क्रिया करेगा तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस यानी H2 का निर्माण करेगा। आप अपने दिमाग में इस चीज को बसा लीजिए
कि H2 गैस हमेशा निकलेगी जब धातु किससे रिएक्शन करेगा, एसिड से करेगा। जब किससे रिएक्शन करेगा, एसिड से करेगा, तो क्या निकलेगी उसमें से H2 निकलेगी जब एसिड धातु में मिलाया जाएगा या फिर धातु को एसिड में मिलाया जाएगा। ठीक, अम्लों की धातुओं से क्रिया का पहला ये हो गया रासायनिक गुण, और यहां से बहुत सारी आपको चीजें मिलने वाली है। ठीक, आगे बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। ये हुआ आपका दूसरा प्रॉपर्टी। दूसरे प्रॉपर्टी में हम ये बात करने वाले हैं कि जितने भी धातु कार्बोनेट होते हैं और जितने भी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, इनसे जब एसिड रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के बाद क्या देता है, वो चीज हम यहाँ पे आपको पहले ही लिख के बता देते हैं कि देखो, अगर धातु कार्बोनेट है, धातु कार्बोनेट है या फिर धातु हाइड्रोजन, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इनसे अगर कोई एसिड, कोई अम्ल रिएक्शन करेगा तो आपको याद रखना है कि सॉल्ट्स यानी लवण, H2O यानी वाटर, साथ में CO2 देना है, CO2 रिलीज हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है कि जब भी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा आपका लवण यानी सॉल्ट्स बनेगा, H2O और CO2 को रिलीज करेगा। और उदाहरण के तौर पर देखें, हमने लिख लिया Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 रिएक्शन कर रहा है, एसिड को उठा लेते हैं, HCl को उठा लिया, लवण बनेगा। सबसे पहले तो आप लवण बनाने के पहले CO2 को रिलीज कर दो, CO2 तो निकलनी, प्लस H2O को बना दो, H2O बन गया। अब देखो जरा, H निकल गया, CO3 CO2 निकल गया, NaCl बचा, ये एसिड बना NaCl। अब क्रिया बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी। आपने देखा क्या, आपने देखा कि जब भी धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की क्रिया हो रही है, हमें CO2 मिल रही है, और इस CO2 को अगर चूने के पानी में डाल देते हैं तो उस चूने के पानी को पूरा का पूरा दूध के कलर में कर देता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि अगर इस CO2 को चूने के पानी से गुजारा जाए, चूने के पानी में प्रवाहित किया जाए, तो ऐसे केस में वो चूने के पानी को पूरी तरीके से कैसा कर देते हैं, दूधिया। ठीक है, तो ये एक हो गया धातु कार्बोनेट का। इसी से अब हम ले लेते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु हाइड्रोजन इसी का ले लेते हैं उदाहरण NaHCO3, प्लस यही उदाहरण सेम ले लेंगे, HCl हो जाता है। क्या बन जाता है भैया, सबसे पहले तो आप देखेंगे H2O बन जाता है, CO2 बन जाता है, और Na बच गया, Cl बच गया। इस रिएक्शन में कुछ बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपकी पहले से ही बैलेंस है। ठीक है, पहले से ही बैलेंस है। इसी प्रकार से आप कुछ भी ले सकते हो। हम अगर मान के चलो आपको एक वर्क दे दें, K2CO3 की रिएक्शन करवाइए आप HCl के साथ, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। कि HCO3 की रिएक्शन करवाएं तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। यानी कहने का मतलब कि धातु कार्बोनेट किसे कहेंगे, जब CO3 लगा होगा साथ में धातु के, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कब कहेंगे, जब HCO3 लगा होगा साथ में। बात समझ रहे हैं? तो ये हो गई दूसरी रिएक्शन, यानी अम्ल की दूसरी क्रिया, अम्ल की दूसरी क्रिया, दूसरा समीकरण। आते हैं इसका एक और गुण, जो है हमारा धातु ऑक्साइड से क्रिया। इसमें भी बिल्कुल सिंपल है कि जो भी धातु ऑक्साइड से क्रिया करेगा एसिड, ठीक है, जब भी धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड से कोई अम्ल क्रिया करता है तो इसमें बड़ा सिंपल है, लवण बनाएगा और जल बनाएगा। ठीक है, लवण और जल बनाएगा, ये हम लोगों ने तो पहले ही पढ़ रखा था कि जब धातु हमारी किससे क्रिया करती है, अम्ल से क्रिया करती है, तो वहां चलो हाइड्रोजन निकला, लवण और जल। अभी आगे बात करेंगे, लवण और जल एक जगह और बनेगा जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है। तो यहाँ धातु ऑक्साइड से जब अम्ल की क्रिया हुई तो लवण और जल बना। धातु ऑक्साइड, चलो हम CaO, ये हम HCl ले लें,
लवण को बनाना है तो पहले जल को बना दो, H2O बन गया। बचा क्या आपका Ca और Cl बचा, तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, यही हमारा क्या है, लवण यानी सॉल्ट्स है। इसी को हम सॉल्ट्स बोलेंगे, यही हमारा लवण है CaCl2। ठीक है, इसी प्रकार से रिएक्शन ले सकते हो, CaO ले लिया, इसी प्रकार से ले सकते हो Na2O की रिएक्शन भी HCl से करवाओगे, NaCl बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। यहाँ 2 लगाओगे तो यहाँ 2 लगाओगे, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, और बहुत सारी MgO ले लो, H2SO4 से क्रिया करवा दो। यानी कहने का मतलब आपको याद ये चीज रखनी कि धातु ऑक्साइड मिल जाए, अम्ल से क्रिया हो जाए, लवण का निर्माण करेगा, जल को बनाएगा। ओके, तो इतनी चीज आपके दिमाग में ये पूरी तरीके से बस जानी चाहिए। बाकी की जो बात है, अम्ल से जुड़े हुए इतने ही गुण आपके लिए पर्याप्त हैं। एक और है अम्ल और क्षार का, तो वो हम क्षार की प्रॉपर्टी में पढ़ लेंगे, क्षार के रासायनिक गुण में पढ़ कर लेंगे। इसको आप पूरी की पूरी तरीके से नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये नोट्स हैं और आपके पेपर में तो 100% आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, वरना तो कोई बात नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।